दोस्तों आज पेश है नागों की नगरी। ये कवर चित्र है दोस्तों। रतनगढ़ अत्यंत ही सुखी राज्य था। राजा बसंत सिंह अपनी पत्नी पुत्री के साथ चैन की जिंदगी बसर कर रहे थे। महामंत्री हीर सिंह के संचालन में सारा काम ठीक ठाक चल रहा था। ठीक फिर अप्रत्याशित ढंग से बिना सूचना छत्तीसगढ़ के राजा प्रताप सिंह ने आक्रमण कर दिया। और कहाँ राजा रतन सिंह की गिनी चुनी सेना और कहाँ छत्तीसगढ़ की विशाल सेना। छत्तीसगढ़ की सेना ने महल के भीतर प्रवेश कर रानी का वध कर दिया और छत्तीसगढ़ की सेना रतन सिंह पर भारी पड़ी और एक खंबे के पीछे छिपी महारानी महामंत्री दुखी भीषण निगाहों से देखता रहा। अकेला कुछ नहीं कर सकता था और राजा रतन सिंह शत्रुओं के गिर गया और बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करने लगा। अत्यंत मौका पाकर राजा रतन सिंह वहां से भाग खड़ा हुआ और अपनी रानी और पुत्री को खोजने की कोशिश की, किंतु इस कोशिश में रतन सिंह सफलता नहीं मिली। पाछा पड़ते देख महामंत्री हरि सिंह ने राजा की पुत्री को उठाया और छिपता छिपाता फरार हो गया। अगर इन नन्ही सी जान को लेकर ना भागता तो प्रताप सिंह जालिम सैनिक किसी भी मौत की घाट उतार देते। महामंत्री हरि सिंह जंगल में कुटिया बनाकर राजा की पुत्री ममता पर वसी परवरिश करने लगा और राजा प्रताप सिंह रतन सिंह को अपना कब्जा कर चुका था। छोटी सी ममता न जानती थी कि वह किसी राजा की बेटी है और जंगल में बनी कुटिया में रहते रहते महामंत्री हरि सिंह की दाढ़ी बढ़ गई और पास के गांव वाले उसे साधु समझकर पूजा करने और चढ़ावा आने लगा। एक दिन पास ही की बस्ती में रहने वाला एक सपेरा सिंह रोता हुआ महामंत्री हरि सिंह के पास आया। वहाँ महाराज, मेरी कोई औलाद नहीं है, लाखों यत्न करने परंतु मेरी कोई गोद खाली है। अगर आप दया करें तो मुझे औलाद मिल सकती है। सपेरा सिंह की बातें सुनकर महामंत्री हरि सिंह एकदम गहरी सोच में व्यस्त हो गए। अगर मैं राजा जालिम सिंह प्रताप सिंह को मालूम हो गया कि रतन सिंह की पुत्री जीवित है तो यह बेचारी जिंदा न रह छोड़ेगा। क्यों ना इसे राजकुमारी सौंप दूं, इसकी जान पर कोई खतरा नहीं रहेगा। मुझे अफसोस है, तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, किसी तरह मुझे औलाद पाना चाहता हूँ। महामंत्री की बात सुनकर सपेरा सिंह बिलख कर रोने लगा। तुम चाहो तो अपनी औलाद ममता को दे सकता हूँ। अगर इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी और मुझे खुशी होगी, मेरी बेटी की परवरिश अच्छी से हो जाएगी। धन्य हो महाराज, मैं आपकी औलाद से ज़्यादा प्यार करूँगा। सपेरा सिंह खुशी खुशी राजकुमारी ममता को लिए वापस अपने गांव चल पड़ा और उस दिन के बाद साधु महामंत्री सिंह किसी को दिखाई नहीं दिया और सपेरा सिंह और उसकी पत्नी जिंदगी में बाहर आ गई। राजकुमारी ममता को वह साधु की बेटी समझकर बेहता प्यार कर से पालने लगी और सपेरा सिंह खतरनाक सांपों को पकड़कर उन्हें बेचता और अपना पेट पालता। राजकुमारी ममता क्या उसके घर कोई आई गई किस्मत जाग उठी। सपेरा सिंह बस्ती का सरदार बन गया। उस समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। राजकुमारी ममता जवान हो गई। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैलने लगे। सपेरा सिंह और उसकी पत्नी उसकी शादी की चिंता होने लगी। सपेरा सिंह बस्ती के एक सुंदर और लड़के मंगलू को पसंद किया और ममता के साथ शादी के लिए। लेकिन राजकुमारी ममता मंगलू को पसंद न था। उसने साफ इनकार कर दिया। माँ, मुझे मंगलू पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। जब मंगलू को यह बात मालूम हुई तो किसी पहुंचे हुए महात्मा को लेकर सपेरा सिंह के पास पहुंचा। इसलिए महात्मा राजकुमारी ममता से शादी करने के लिए तैयार कर सके। मंगलू को साधु के साथ देखकर राजकुमारी ममता गुस्से में भर उठी और मंगलू से बोली, मुझे तुम्हारी सूरत भी पसंद नहीं है। माँ, इसे पाखंडी साधु को लेकर चला जाओ। और राजकुमारी की बात सुनकर पहुंचे हुए साधु अपना
अपमान महसूस किया और क्रोधित में श्राप दे डाला। घमंडी खूबसूरत लड़की, तूने हमारा अपमान किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, सोने की प्रतिमा बदल जाओगी। और अगले ही पल राजकुमारी ममता सोने की प्रतिमा में बदल गई। सपेरा सिंह चौंक उठा। राजकुमारी ममता को सोने की मूर्ति में बदलते देखकर सपेरा सिंह के होश उड़ गए और महाराज के चरणों में गिरकर रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे। महाराज, यह आपने क्या किया? यह तो नादान हमेशा मैं हमें क्षमा कर दीजिए और इसे पूर्ण अवस्था में ला दीजिए। बेहद कठिनता से मैंने इसे लाडली को प्राप्त किया, दया कीजिए, हम पर दया कीजिए। और सपेरा सिंह बिलखते पाकर महात्मा को जब दया आई, मेरी ताली में इतनी शक्ति नहीं कि मैं वापस इसे वैसी हालत में ला सकूं, मैं मजबूर हूँ। तो क्या मेरी बेटी हमेशा प्रतिमा बनी रहेगी? सपेरा सिंह रोते हुए पूछा। नहीं, इसे पूर्व हालत में लाने के लिए मेरे गुरु कब अवतार सिंह ही बता सकते हैं। ठीक है महाराज, आप अपने गुरु का पता बता दीजिए, मैं उससे कहाँ है पर मिलेंगे। सपेरा सिंह के आंसू रोकने के नाम नहीं ले रहे थे और सपेरा सिंह महात्मा के गुरु करतार सिंह का पता पूछकर गुरुजी के से मिलने चल पड़ा। और सपेरा सिंह के महाराज महात्मा करतार सिंह के पास पहुंचा और दुखी घटना कह सुनाई। महात्मा करतार सिंह की आंखें बंद की तर ध्यान हो गई और जब आंखें खोली और कहने लगे, भाग्य में लिखा कोई बात नहीं टाल सकता। सपेरा सिंह, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं था, फिर भी तुमने किसी का पुत्र गोद ली, इसलिए तुम्हें यह कष्ट मिला। कोई उपाय महाराज जिससे मेरी पुत्री ठीक हो सके? महात्मा करतार सिंह ने जान चुके थे कि सपेरा सिंह की पुत्री किसी देश की राजकुमारी है। तुम्हारी पुत्री तभी ठीक हो सकती है जब शासी युग तुम्हारी पुत्री से विवाह करने के लिए कष्ट झेल कर माया बन जाएगा। मायावन क्या है महाराज? मायावन में भूत रहते हैं, वे भूतों के पास मायावी हार है। मायावी हार तुम्हारी पुत्री के गले में पड़े, तुम्हारी पुत्री ठीक हो जाएगी। ओह! उसके बाद उस व्यक्ति ने नागों की नगरी जाना होगा, नागों की राजकुमारी अमृत कुंड से जल लेकर तुम्हारी पुत्री पर डालना होगा, तुम्हारी पुत्री किशोरावस्था में आ जाएगी। मायावन और अमृत कुंड किस जगह पर है महाराज? यह प्रश्न मुझसे न पूछो। जो व्यक्ति तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है उसे मेघू के जंगल की ओर तरफ भेजो, वह सब कुछ जान जाएगा। सपेरा सिंह गांव पूछकर मंगलू से बोला, तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहती हो? अब तो वह सोने की प्रतिमा बन चुकी है, वह ठीक हो सकती है। फिर सपेरा सिंह सब कुछ बता दिया, वैसे कैसे ठीक हो सकती है। सुनकर मंगलू मुंह बिचका कर बोला, मैं अब क्यों अपनी जान खतरे में डालूं? ऐसी वैसी या अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मंगलू के उत्तर से सपेरा सिंह के मन मसोर कर रह गया। और एक दिन सपेरा सिंह की बहन का लड़का वहाँ आया पहुँचा। उसके निगाह सपेरा सिंह की दौलत पर है। वह सपेरा सिंह की दौलत हड़प जाना चाहता था। पाँव लागू मामा श्री ममता के बारे में सुनकर होश उड़ गए, भागता हुआ यहाँ आ गया। होनी को कौन टाल सकता है? हल्कू बेटे, किस्मत में लिखा है उसे होकर रहता है। सपेरा सिंह ने हल्कू को बताया कि ममता कैसे पूर्ण अवस्था में ठीक हो सकती है। सुनते वक्त हल्कू तुरंत बोला, आप फिक्र न मत कीजिए मामा जी, कोई ऐसा इंसान ढूंढता हूँ जो मायावी हार और अमृत जला सके। तब तक मैं यहीं रहूँगा आपके पास। और राजा सुरेंद्र सिंह युवराज राजकुमार का ब्याह कर जल्दी ही शादी इसे राजगद्दी सौंपना चाहते थे, किंतु राजकुमार को कोई कन्या पसंद नहीं आ रही थी। राजा सुरेंद्र सिंह जब कुछ तस्वीरें राजकुमार को दिखाया, उन्हें तस्वीर राजकुमार को ममता की तस्वीर देखकर राजकुमार चौंका। यह लड़की मुझे पसंद है पिताजी, हमें खुशी है। आखिर तुमने किसी लड़की को पसंद किया महामंत्री जी? यह तस्वीर किस देश की राजकुमारी की है? राजा ने तस्वीर को महामंत्री की तरफ बढ़ाया। महामंत्री ने तस्वीर हाथ में लेगी ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात बोला, महाराज यह तो एक सपेरे की लड़की है। सपेरे की लड़की? हमने तुमसे कहा था राजकुमारियों की तस्वीर इकट्ठी करो, यह सपेरे की लड़की की तस्वीर क्यों ले आए? महामंत्री की बात सुनकर राजा क्रोधित उठे। राजा क्रोधित देख महामंत्री घबरा उठे। गुस्ताखी माफ, किसी ने राजकुमारी से कम सुंदर नहीं है।
तो क्या हम किसी सपेरे की लड़की से इस देश की राजनी बनाएंगे? पिताजी, चाहे जो भी हो मैं इसी लड़की से ब्याह करूंगा, सारा जीवन ऐसे उनको रहूंगा। राजा सुरेंद्र सिंह अपने बेटे की जिद्दी थे, इसलिए बहस करने पर पश्चाताप कर हाँ कर दी। राजकुमार प्रसन्नता से घोड़े पर बैठा और बस्ती की ओर चल दिया। सपेरा सिंह ने बताया था सुनकर यह खबर सुनकर हलाकू तक पहुंची। राजकुमार ममता की शादी के लिए आ रहे हैं, यह खबर सुनते ही हलाकू बेचैन होकर कमरे में टहलने लगा। कहीं राजकुमार मायावन में जाकर मायावी हार और अमृत कुंड अमृत जल लाकर ममता का पूर्ण अवस्था ना ला दें। अगर ऐसा हो गया तो सपेरा सिंह की सारी राजदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी। हलाकू अपने साथियों को बुलाया। उस उस राजकुमार को उस बस्ती की सीमा पर ना पहुंचने देना, उसे पहले ही गर्दन उड़ा दो। और हल्कू के बदमाश साथी रास्ते पर जाकर बिछ गए जहां राजकुमार से गुजरना था। राजकुमार को आते देख सबने हमला बोल दिया। पहले राजकुमार चौका, फिर वीरता से उनका मुकाबला करने लगा। कुछ ही देर में सासी राजकुमार ने सबकी गर्दन उड़ा दी। बस बचा सिर्फ बच गया। उसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, तुम कौन हो और मेरा तुम लोग से क्या दुश्मनी है? मुझे क्यों मारना चाहते थे? मुझे मत मारिए। और ममता, आप ममता से शादी करने आ रहे हैं। सफेरा सी की बहन का लड़का हल्कू आपको मरवा देना चाहता है ताकि वह ब्याह ना हो सके, वह सफेरा सी की जायदाद को हड़प ले। तो ममता के पिता का नाम सफेरा सी है। जाओ, हम तुमको छोड़ते हैं, हमें टकराने की कोशिश ना करना। बच्चा हल्कू से जाकर कहना कि बाकी सब मारे गए हैं और किसी तरह वह भी जान बचाकर भाग आया हूँ। खबरदार यह बात न बताना कि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने आपको कुछ बताया है, वरना वह मुझे कुत्ता खा जाएगा। जाओ। और भाग सत्तू भागता हुआ अलूके के पास पहुंचा और हाँफता हुआ बोला, अलगू गड़बड़ हो गई, राजकुमार को सबको मार डाला है, मैं कठिनाई से जान बचा के भागा हूँ। अलगू क्रोधित वो बोला, तुमने उससे एक आदमी ना संभाल सका? वह राजकुमार गजब का तलवार बाजी करता है। चुप रहो, तुम कुछ नहीं करना होगा। मैं ममता की प्रतिमा के टुकड़े कर दूंगा, लेकिन अपने हाथ सपेरा सिंह की इजाजत नहीं बांट सकता। अलगू जहरीले स्वर में बोला। और सत्तू हैरानी से बोला, तुम अपनी बहन की प्रतिमा के टुकड़े करोगे? वह मेरी बहन नहीं है, उसे गोद लिया हुआ सपेरा सी, इसलिए मुझे कोई पाप नहीं लग कर चढ़ेगा। वो हमें हल्कू कमीनेपन से बोला और सत्तू खामोश हो गया। और बाहर आकर सत्तू गंभीरता से कुछ बोल सोचने लगा। सत्तू सपेरा सिंह के पास पहुंचा, उससे कहने लगा, हल्कू आपकी बेटी की प्रतिमा तोड़ना चाहता है, क्यों? सपेरा सिंह चौंका। हल्कू आपकी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। वह नहीं चाहता था कि ममता की पूर्ण अवस्था में लाए और ममता का पति आपकी जायदाद का वारिस बने। नहीं नहीं, हल्कू ऐसा नहीं कर सकता। मैंने जो कहा सच कहा है। यहाँ आपने ममता की प्रतिमा रखी है, सत्तू इस समय वहीं पर होगा, उस प्रतिमा को तोड़ने का प्रयत्न कर रहा होगा। मैं जा रहा हूँ, यह आपकी मर्जी, मेरी बात मानो, यकीन करें या ना करें। सत्तू की बात सुनकर सपेरा सिंह गहरी सोच में पड़ गया। वो सपेरा सिंह राजकुमार की प्रतिमा की मूर्ति के शीशे के शोकेस में रख दिया था। और सपेरा सिंह कमरे में पहुंचा, देखा हल्कू शीशे के शोकेस पर पड़ी ममता की तरतीब को उठाने का प्रयत्न कर रहा था। सपेरा सिंह क्रोध से भर उठा और उसे बोला, क्या कर रहे हो? जी जी, मैं तो सपना आया था कि मामा जी प्रतिमा के सिर पे बाल पर रबड़ी कसने पर वापस अपनी असली अवस्था में आ जाएगी। मैं अपनी बहन को ठीक करने जा रहा था। हल्कू स्थिति स्वर में कहा। सपेरा सिंह को शंका समाप्त हो गई। उसने सपेरा सिंह को सख्त स्वर में कहा, जाओ, रात हो गई है, सो जाओ, मेरी इजाज़त के बिना फिर कभी इस कमरे में मत आना। अच्छा अच्छा मामा जी। और मन ही मन क्रोध दबा कर हल्कू शांत स्वर में बोला। और कुछ ही देर बाद राजकुमार सपेरा सिंह के पास पहुंचा। उसने अपने आने का हाल सुनाया और सुनकर सपेरा सिंह की आंखें भर आई। बेटा, अब तुम ममता की ब्याह करने नहीं कर सकते। क्यों? मुझे क्या कमी है? राजकुमार अधीर होकर बोले। सपेरा सिंह रोते हुए ममता के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे उसके सोने की प्रतिमा दिखाओ। राजकुमार दुखी मन से भर गया और सपेरा सिंह उसे राजकुमारी के कमरे में ले आया। राजकुमारी ममता सोने की प्रतिमा बना रखी थी।
इसे ठीक करने के लिए मुझे कोई उपाय नहीं है। हाँ, उपाय है, सफर की थकान उठ की वजह से तुम आराम करो, सुबह बताऊंगा। तत्पश्चात राजकुमार खाना खाकर एक कमरे में सो गया और हल्कू ने बेचैनी से राजकुमार को सोने की पर, सोने की प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार सो गया। हल्कू ने मंत्र पढ़कर एक सांप पर फूंक मारी तो राजा राजकुमार के कमरे की ओर चल दिया। राजकुमार कमरे में बंद सांप रोशनदान के जरिए राजकुमार के कमरे में प्रवेश कर गया। हल्कू मंत्र से सांप में वश में कर लिया था और सांप राजकुमार को डसने जा रहा था। तभी प्यास लगने के कारण राजकुमार की आंख खुली। उसने सांप को रोशनदान से भीतर प्रवेश करते देखा और चौंका, और अगले ही पल उसने तलवार उठाई और सांप के टुकड़े कर दिए। और जब हल्कू ने धीरे से यह सब कुछ देखा तो सांप को मरते देख वह उसका खून खोल उठा। इस बार तो बच गया यह राजकुमार का बच्चा, अब देखता हूँ कैसे बचता है। और राजकुमार के सोने के पश्चात हल्कू बेहद जहरीले सांप को पकड़कर एक मंत्र पढ़ा और वह जहरीला सांप राजकुमार को डसने के लिए चल दिया। हल्कू चटकती आंखों से जहरीले सांप को देखता रहा और कुछ देर बाद राजकुमार की चीख मकान में गूंज उठी। सपेरा और उसकी पत्नी चौंकी, यह चीख किसकी है? राजकुमार के कमरे से आई है, की तरफ से आई है। सपेरा सिंह और उसकी पत्नी राजकुमार के कमरे में दौड़ी और सपेरा सिंह उसकी पत्नी घबरा कर राजकुमार के दरवाजा खटखटाया। राजकुमार राजकुमार दरवाजा खोलिए, काफी देर आवाज तबताने के राजकुमार ने दरवाजा नहीं खोला। तभी वहां अलसाया हुआ हल्कू पहुंचा। क्या हुआ मामा जी, क्यों शोर मचा रहे हैं? अभी राजकुमार की बहुत जोर से चीख सुनी थी, तुम चीख की आवाज नहीं सुनी? सपेरा सिंह की बात पर ध्यान हैरान होने के अभिनय करते हुए कहा, चीख? कैसी चीख मामा जी? मैंने तो कोई चीख नहीं सुनी। मैंने सुनी थी चीख राजकुमार की ही थी। दरवाजा तोड़ना होगा, राजकुमार की जान खतरे में है। अगले ही पल सपेरा सिंह ने दरवाजा तोड़ डाला और भीतर प्रवेश किए। राजकुमार के शरीर को देखते ही सपेरा सिंह चौंका। राजकुमार का शरीर जहरीले सांप से काटने के कारण नीला पड़ रहा था, मुंह से झाग निकल रहे थे। वो राजकुमार तो किसी जहरीले सांप ने काटा है। अगले ही पल सपेरा सिंह की निगाहें जहरीले सांप पर पड़ी तो राजकुमार की चारपाई के नीचे निकल कर ध्यानपूर्वक सपेरे को देखने के पश्चात सपेरा सिंह समझ गया कि ये सांप मंत्र से बंधा है, राजकुमारी को मारने के लिए भेजा गया है। और सपेरा सिंह ने मंत्र पढ़कर सांप पर फूंक मारी और कठोर स्वर में बोला, जहर चूस, जहर चूस। और जहाँ पर सांप राजकुमार को काटा था वहां पर जहर को चूसने लगा। राजकुमार के शरीर नीलापन कम होने लगा और 15 मिनट बाद राजकुमार होश में आ गया और बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। मुझे क्या हो गया था? आपको किसी दुश्मन ने मंत्र सांप पढ़कर बांध कर आपको मारने भेजा। अगर मैं वक्त पर न पहुंचा तो आपको बचाना असंभव था। सपेरा सिंह की बात सुनकर राजकुमार की निगाहें हल्कू पर टिकी है और हल्कू राजकुमार से नजरें चुराने लगा। मैं अभी मंत्र पढ़कर सांप को अपने वश में करता हूँ, फिर सांप को जाकर उसे काटेगा जिसने उसकी जान लेने भेजा था। सपेरा सिंह की बात सुनकर हल्कू के होश उड़ गए। उसने मारे डर से सारा शरीर कांपने लगा और सपेरा सिंह मंत्र पढ़ने के पश्चात सांप पलटा और हल्कू की तरफ बढ़ा। घबराया और चीखता हल्कू राजकुमार की तरफ भागा। राजकुमार जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। राजकुमार हल्कू पर दया आ गई। सपेरा सिंह, इसे सांप को रोकिए। और तभी सांप ने हल्कू को डस लिया। हल्कू तेज चीख गूंज उठी और कुछ देर तड़पने के बाद हल्कू ने दम तोड़ दिया। आपने सांप को क्यों नहीं रोका सपेरा सिंह? जो मंत्र मैंने पढ़ा था उसकी कोई काट नहीं थी। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मैंने सोचा भी न सका था कि हल्कू जैसा कमीना इंसान। सपेरा सिंह दुख भरे स्वर में बोला। और अगली सुबह सपेरा सिंह ने बताया ममता कैसे अपनी पूर्ण अवस्था में आ सकती है। राजकुमार से बोला, आप फिक्र मत करिए सपेरा सिंह जी, मायावी हार और अमृत जल लेकर ही आऊँगा और आपकी बेटी को पूर्ण अवस्था में लेकर शादी करूँगा। ईश्वर आपकी तमन्ना पूरी करे राजकुमार। राजकुमार की बात सुनकर सपेरा सिंह भर्राए स्वर में बोला। घोड़े पर सवार होकर राजकुमार उत्तर दिशा की ओर जंगल में चल पड़ा। और भयानक जंगल में राजकुमार को कई जानवरों का सामना करना पड़ा। बहादुरी से हर जानवर का सिर राजकुमार अपनी तलवार सिर के सहारे से धड़ से अलग करता रहा। जंगल भयानक भयानक सूर्य की किरण भी वहां न पहुंच सकती थी। दृश्य बेहद भयानक दिखाई देता था। तभी एक पागल
सा दिखने वाला खतरनाक हाथी राजकुमार के सामने आया और हमला कर दिया। राजकुमार फौरन अपनी तलवार संभाली और राजकुमार तलवार के सहारे हाथी का मुकाबला करने लगा और मौका पाकर राजकुमार ने तलवार से हाथी की सूंड पर वार किया और अगले ही पल सूंड धरती पर जा गिरी। सूंड करते ही हाथी चिंगाड़ता हुआ पागलों की भांति वापस घने जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। पागल जंगली हाथी भागने के पता राजकुमार गहरी सांस ली और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने लगा। मायावन कहाँ है जहाँ इंसान भी नहीं नहीं जिसने पूछ सकूं। और इस फिर रात हो गई। राजकुमार एक पेड़ के साथ बांध कर सामने वाले पेड़ पर जा बैठा, इसलिए उसको किसी जंगली जानवर ने आकर हमला न कर दे। उसी पेड़ पर घोंसले में बैठे दो पक्षी बातें कर रहे थे। ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगा। मायावन में भूतों से तंग कर रखा है, हर रोज किसी न किसी पशु को खा जाते हैं। कोई मनुष्य हमें उस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। वह कैसे? मायावन से बाहर एक साधु बैठा है। वह साधु के पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाकर अदृश्य भूतों को जा सकता है। कोई मनुष्य उस साधु को खुश करने के लिए वह सुरमा हासिल करने ले तो वह अदृश्य भूत दिखाई देने लगेंगे। वह मनुष्य मायावन के भीतर प्रविष्ट होकर भूतों के राजा भूतनाथ के गले में पड़ी मायावी हार हासिल कर ले तो सारे भूत उस मनुष्य के दास हो जाएंगे और भूत फिर हमें खाना छोड़ देंगे। राजकुमार उनकी बातें सुनकर राजकुमार ने हाथ बढ़ाकर एक पक्षी को पकड़ लिया और दूसरे पक्षी को फड़फड़ाकर उड़ गया। मुझे क्यों पकड़ा? तुम मनुष्य हो, मुझे छोड़ दो। जरूर छोड़ दूंगा, पहले बताओ मायावन कहाँ है? यह बात मुझे बिना पकड़े भी पूछ सकते थे। खैर, यहाँ से सीधा उत्तर की ओर जाओ और एक पेड़ के नीचे साधु बैठा होगा, वह पेड़ को पार करते ही तुम समझ लेना मायावन में प्रवेश कर जाओगे। और राजकुमार ने पक्षी को छोड़ दिया और सवेरा होते ही घोड़े पर सवार होकर उत्तर की दिशा में बढ़ने लगा। कुछ आगे बढ़ने के बाद एक समाधि मलिन साधु दिखाई दिया। उसके आसपास गंध बिखरा पड़ा। राजकुमार ने उसी आसपास शतान को साफ करना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों बाद समाधि में लीन साधु आंखें खुली और आसपास राजकुमार को पाकर उसके रहस्य मुस्कान आ गई। कपड़ों के बीच से सुरमे की एक शीशी निकाली राजकुमार की ओर बढ़ाई। यह सुरमा प्राप्त करना चाहते हो राजकुमार? आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ महाराज? राजकुमार ने हैरानी से पूछा। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं राजकुमार, तुम्हारे आने के सबब भी जानते हैं। जाओ, समय नष्ट न करो, अपने काम को पूरा करो। और साधु महात्मा के चरण स्पर्श करने के पश्चात राजकुमार सुरमा आंखों में लगाया और सुरमा लगाते ही उसे पेड़ पर अदृश्य भूत दिखाई देने लगे और जो पेड़ से जमीन पर कूद रहे थे। यह तो मायावन शायद इस साधु महात्मा के कारण ही भूतों के आसपास नहीं आ रहे हैं। और राजकुमार ने उसे जगह देखा जहाँ साधु महात्मा विश्वास विराजमान थे। वहां न पाकर चौंक गए। साधु एकाएक गायब हो गए। राजकुमार पेड़ पार करने मायावन में प्रवेश किया। मायावन में प्रवेश करने पर राजकुमार भूतों ने घेर लिया। मैं इसे खाऊंगा। भूत दिन से किसी मनुष्य का मांस नहीं खाया और खून मैं पीऊंगा। मनुष्य का खून बहुत स्वादिष्ट होता है। अगले ही पल राजकुमार पर हमला कर दिया। सुरमे के कारण भूतों की हरकतें देख रहा था। राजकुमार ने फौरन उछलकर उन पर हमले से खुद को बचाया। यह हमारे हमले से कैसे बच गया? हम अदृश्य हैं, इसे कैसे मालूम हो गया कि हम इसे पकड़ रहे हैं? इस बार भूतों ने हमला किया और राजकुमार उसे हमले से खुद को बचा लिया। सारे भूत हैरान थे। जब इस मनुष्य को किसी शक्ति के कारण ही हमें देख सकता है। भूतनाथ ने चिल्लाकर सब भूतों को सावधान किया। राजकुमार भूतों के स्वर को सुन सकता था और सब भूतों को सावधान होते देख वह मन ही मन चौंका। सारे भूत घेरा बनाकर राजकुमार को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। राजकुमार की निगाह भूतनाथ के गले में पड़े मायावी हार पर थी। ओ, तो यह भूतों का राजा भूतनाथ, इसके गले में
मायावी हार पड़ा है, इसे हार को तुरंत हासिल कर लेना चाहिए। अगर ये भूतों को मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे खा जाएंगे। सब भूतों ने एक साथ डेरा डाल दिया। राजकुमार ने छलांग लगाई और राजकुमार उछाला तो भूतों के घेरे से बाहर निकला और दूर खड़े भूतनाथ के पास जा पहुंचा। राजकुमार ने एकाक सामने पाकर भूतनाथ हड़बड़ा उठा और अगले ही पल भूतनाथ संभला। राजकुमार ने झपटा मारकर उसके गले से भूतनाथ के गले में पड़ा मायावी हार राजकुमार के हाथ में आ गया। मायावी हार राजकुमार के हाथ में आते ही भूतों ने श्रद्धापूर्वक सिर झुका लिए। मायावी हार अपने पास आपके पास है, इसलिए हम आपके दास हैं, हुक्म कीजिए। अब तुम लोग यहाँ से आराम से रहो, किसी पशु पक्षी की हत्या न करना। जब मुझे तुम भूतों की जरूरत होगी बुला लूंगा। हमें आपका गुलाम है, जैसी आपकी इच्छा। और तत्पश्चात राजकुमार मायावी हार लिए घोड़े पर सवार चल पड़ा और मंगलू मन ही मन तिलमिला उठ रहा था। राजकुमारी मायावी हार और अमृत जल लाकर ममता को पूर्णतः में अवस्था में न ला दे, इसी कारण वह ने एक निर्णय लिया। अपने विश्वासी साथी को एक धागा थमाते हुए कहा, तुम साधु के वेश में सपेरा सिंह के घर जाओ और किसी प्रकार ममता की कलाई पर बांध दो। इससे क्या होगा? हा 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 हा। कलाई पर बांधते ही धागा अदृश्य हो जाएगा और फिर ममता मायावी हार और अमृत जल से पूर्ण अवस्था में नहीं आ सकेगी। और जीतू ने मायावी साधु का वेश धारण किया, सपेरा के घर जा पहुंचा। सपेरा सिंह साधु समझकर आदर सत्कार से बिठाया और खिलाने पिलाने लगा। और मौका पाकर धूर्त जीतू ने ममता के हाथ प्रतिमा पर धागा बांध दिया और कलाई पर बांधते धागा अदृश्य हो गया। वो एक लंबा सफर तय करने के पश्चात राजकुमार वापस आ पहुंचा। जानबूझकर राजकुमार मायावी हार ले आया और सपेरा सिंह बेहद प्रसन्न हो गया। राजकुमारी के गले से लगा लिया और फिर मायावी हार राजकुमारी की ममता के प्रतिमा के गले में डाला। कुछ ना होते देख सपेरा सिंह और राजकुमार मन बुझ गया। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। और तभी राजकुमार की निगाह प्रतिमा की कलाई पर बंधे अदृश्य धागे पर पड़ी। आंखों में सुरवा होने के कारण अदृश्य धागा नजर आ रहा था। यह कलाई पर धागा कैसा है? और सपेरा सिंह तो ना समझ सका, लेकिन किस धागे के बारे में राजकुमार कह रहे हैं और उसने अदृश्य धागा उसे दिखाई न दे रहा था। राजकुमार ने आगे बढ़कर कलाई पर बड़े धागे को तोड़ दिया। धागा टूटते ही राजकुमारी ममता के गले में अपनी पूर्ण अवस्था में आ गई। आह, मेरी बेटी ठीक हो गई। लेकिन इसके गले में एक हिस्सा ठीक नहीं हुआ। नीचे सारा शरीर भी सोने का है। मुझे नागों की नगरी से जाकर अमृत जल लाना होगा। और सारा शरीर सोने का बना देख ममता की आंखों में आंसू आ गई। पिताजी, यह मेरे शरीर को क्या हुआ? सोने का क्यों हो गया? घबराओ नहीं बेटी, कुछ ही देर में की बात है, सब ठीक हो जाएगा। राजकुमारी ममता की बात सुनकर सपेरा सिंह भर्राए स्वर में बोला। और उधर नागों की नगरी में जाना है, ना जाने कैसे कैसे खतरे आएंगे। मायावी हार को अपने साथ ले जाता हूँ ताकि मुसीबत में भूतों को बुला सकूं। और राजकुमार मायावी हार को ममता के गले से उतार लिया। ममता की सारी सोने की प्रतिमा में बदल गई। और तत्पश्चात ही राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा के घने जंगलों में चल पड़ा। और जंगल में पहुंचकर राजकुमार को गहरी उलझन में फंस गया। अब यह मुझे कैसे पता चलने लगेगा कि नागों की नगरी कहाँ है? और राजकुमार घोड़े पर सवार होकर घने जंगलों से परेशान होकर भटकता रहा। तभी एक नाग पर पड़ी। शरीर पर भारी पत्थर पड़ा था और नाग उस पत्थर से दबने के नीचे पीड़ा से तड़प रहा था। राजकुमार ने नाग पर दया आ गई। उसने उसे नाग पर से पत्थर के शरीर से हटा दिया। पत्थर के दबाव से मुक्त होते ही नाग
राजकुमार से बोला, हे मनुष्य, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? मैं नागों की बस्ती की तलाश कर रहा हूँ। राजकुमार की बात सुनकर नाग चौंका। क्यों मनुष्य, तुम नागों की नगरी में क्यों जाना चाहती हो? नागों की नगरी में अमृत कुंड है, मुझे वहां से अमृत जल लाना है। मैं बहुत ही मुसीबत में, मेरी सहायता करो। कुछ सोच कुछ क्षण सोचने के पश्चात नाग बोला, यहाँ से सीधे चले जाओ, रास्ते में तुम्हें एक तालाब मिलेगा, वह अमृत कुंड का तालाब है, और उस तालाब में डुबकी लगाने तुम्हें अमृत जल प्राप्त हो जाएगा। और घोड़े पर सवार होकर राजकुमार नाग का बताया रास्ते पर चल पड़ा। और रास्ते में तालाब देखकर राजकुमार ने घोड़ा रोक दिया और घोड़े से छलांग लगाकर तालाब में डुबकी लगाई। और डुबकी लगाते ही राजकुमार बेहोश हो गया। होश में आने पर राजकुमार खुद को नागों में से गिरा पाया और घबरा गया। उस ने नागों ने यह नाग भी, जिसे राजकुमार पत्थर से दवा मुक्त कराया था, ये मनुष्य किसी को भी अमृत जल नहीं देते, क्योंकि तुम्हें मुझे कष्ट कष्ट से के समय मेरी सहायता की थी, इसलिए तुम्हें अमृत जल दे रहे हैं। इसके बाद कभी नागों की नगरी में ना आना। उस उस लोटे में अमृत जल है, तुम ले जा सकते हो। और राजकुमार यह सब नागों का धन्यवाद देकर लौटा और घोड़े पर सवार होकर वापस चल पड़ा। अमृत जल का लोटा ले उठाए राजकुमार घोड़े पर सवार जंगल से बाहर आया तो कुछ बच्चे बूढ़े को पत्थर मार कर भगाते रहे थे। राजकुमार ने तुरंत घोड़ा रोका और चिल्लाकर कहा, क्यों मार रहे हो? भाग जाओ, यह पागल है। अगले ही पल लड़के भाग गए। राजकुमार घोड़े पर से उतरकर अमृत जल का लोटा हाथ में था उस बूढ़े के पास गया। तुम कौन हो बाबा? लड़के तुम्हें पागल कहा, पत्थर मार रहे थे। यह बहुत लंबी कहानी बेटे, मैं रतनगढ़ का राजा रतन सिंह हूँ। पड़ोसी राज्य के राजा प्रताप सिंह ने आक्रमण करके मेरे राज्य को हथिया लिया। मैं बेघर और बे औलाद हो गया। मेरी रानी, मेरी बेटी सब खो गए। ना जाने मैं कब तक जिंदा हूँ या मर गए। कहते हुए राजा रतन सिंह रो पड़ा। राजा राजकुमार को राजा रतन सिंह की हालत पर दया आ गई। आप फिक्र न करें राजा साहब, मैं आपके राज्य पर आप वापस दिलवाने की आप मेरे साथ चल पड़िए। राजकुमार ने रतन सिंह के घोड़े पर अपने साथ बिठाया और आगे चल दिया। घोड़ा घोड़ा दोनों को लेकर घोड़ा को लेकर बैठाए राजकुमार, एक राजा रतन सिंह के एक आदमी उस इशारा करते हुए बोला, घोड़ा रोकिए, वह मेरे शासनकाल में मेरा मंत्री था। घोड़े से उतरकर राजकुमार रतन सिंह राज महामंत्री की तरफ बढ़े। राजा को देखते ही महामंत्री के चरणों में गिर गया। राजा उसे उठाकर गले लगा लिया। कैसे हो महामंत्री? अब तो बूढ़ा हो गया हूँ महाराज, ना जाने कब जिंदगी की डोर कट जाए। तत्पश्चात महामंत्री ने राजकुमारी ममता के बारे में सारा हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर राजा रतन सिंह के बदन में खुशी से भर उठा। क्या कह रहे हो तुम महामंत्री जी? हमारी बेटी राजकुमारी ममता जीवित है? हाँ राजकुमार, यह हाँ महाराज, सच है। राजकुमारी ममता किसी सपेरा सिंह के यहाँ पल रही है। अब वह बड़ी हो गई होगी। राजकुमार ममता और सपेरा सिंह का नाम सुनकर राजकुमार मन ही चौंका। इसका मतलब सपेरा सिंह की लड़की राजकुमार रत्ना की पुत्री है। महामंत्री, हमें फौरन अपनी बेटी के पास ले चलिए। हम अपने जिगर के टुकड़े को गले लगाना चाहते हैं। जैसे आज्ञा आज्ञा महाराज। और बेहतर यही होगा कि आप अपनी बेटी से मिलने से पहले अपना सम्राट राज्य वापस प्राप्त कर ले। जालिम सिंह प्रताप सिंह बहुत बड़ी सेना है, उसका हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? राजकुमार महामंत्री राजकुमार महामंत्री और राजा रतन सिंह को एक जंगल में ले गया। वहां उसे मायावी हार द्वारा अदृश्य भूतों को इकट्ठा किया। तुम्हारा तुम्हारा आका तुमसे हुक्म देता है कि रायगढ़ की सेना को हराकर उस पर कब्जा कर लो और राज्य को इन दोनों के हवाले सौंप दो। जैसे हुक्म मालिक। आप किससे बात कर रहे हैं राजकुमार? हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। यह सब अदृश्य भूत है, मैं इनका मालिक हूँ। अब यह राजा प्रताप सिंह की सेना को हरा कर राज्य आपको सौंप देंगे। गद्दी पर बैठने के पश्चात अपनी बेटी से मिल लीजिएगा।
फिर राजकुमार अमृत जल का लोटा हाथ में था थामे घोड़े पर सपेरा सिंह की बस्ती में पहुंचा। सपेरा सिंह और उसकी पत्नी राजकुमार को आते देख प्रशंसा से झूम उठी और शोकेस में पड़ी राजकुमारी ममता की प्रतिमा गले में मायावी हार डालकर राजकुमारी की गर्दन पूर्णावस्था में आ गई। और जब राजकुमारी को अमृत जल छिड़का किया तो राजकुमारी वापस अपनी हालत में आ गई। सपेरा सिंह और उसकी पत्नी राजकुमार को सो उठे। माँ मामा ठीक हो गई, अब मैं चल फिर सकती हूँ। हाँ बेटी, सब कुछ राजकुमार की मेहरबानी है, सपेरा सिंह राजकुमारी को कांपते स्वर में कहा। तीसरे दिन राजकुमारी रतन सिंह और राजकुमारी सपेरा सिंह यहाँ पहुंचे। महामंत्री को पहचान कर सपेरा सिंह उसके पांव में गिर पड़ा। साधु महाराज, आप हमारे यहाँ। फिर जब सपेरा सिंह को मालूम हुआ कि उसकी बेटी राजकुमारी है तो वेद प्रसन्न हो उठे। महाराज, अब तो कन्यादान के वक्त आ गया है, हम दोनों ही ममता के कन्यादान करेंगे। सपेरा सिंह की बातें सुनकर राजा रतन सिंह की आंखें में आंसू छलक उठे। सहसा वे बोझ में दबे रतन सिंह ने कहा, राजकुमार, आप यह भूत तो कमाल के निकले। बेद आसानी से राजा वापस मिल गया। हम जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहेंगे, क्योंकि आपके कारण ही हमारा राज्य, हमारी औलाद हमें वापस मिल गई। फिर फिर राजकुमार और राजकुमारी ममता का विवाह हो गया और कन्यादान कर दिया। सपेरा सिंह अपनी पत्नी के साथ, राजा रतन सिंह उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस बीच राजकुमार और पिता सुरेंद्र सिंह भी वहां मौजूद थे। राजकुमारी ममता के बहू के रूप में पाकर बेहद खुश थे। समाप्त दोस्तों।